हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोनिंग क्या होती है, यानी क्लोन क्या होते हैं और क्लोनिंग क्या होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे क्लोनिंग के कितने सारे टाइप्स होते हैं, यानी कौन कौन सी क्लोनिंग होती है। कई सारे हम क्लोनिंग के टाइप्स देखेंगे, पादप क्लोनिंग, जंतु क्लोनिंग, सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग, कोशिकीय क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग। सभी के सभी जितने भी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग हैं, यानी क्लोनिंग के जितने भी प्रकार हैं, सारे के सारे प्रकार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और स्पेशली स्तनधारी में कैसे सबसे पहले जंतु क्लोन बना, इसकी भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जीन क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल वे में आपको एकदम समझना है। सबसे पहले तो आपको आसान सी भाषा में समझना है कि क्लोनिंग होती क्या है। आप लोग देखे होंगे जैसे मानव में क्या होता है, कई सारे आपको जुड़वा बच्चे दिखाई देते हैं। तो जुड़वा बच्चों में क्या होता है, जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, और कुछ जुड़वा बच्चे एकदम से ऐसे दिखाई देते हैं कि सेम दोनों के दोनों आपको एक जैसे दिखाई देंगे। अगर दो भाई हैं तो दोनों के दोनों एकदम सेम दिखाई देंगे, आपको देखने में भी एकदम से आपको समान दिखाई देंगे। मतलब क्या है यहां पे कि ये जो है एक दूसरे के क्या हो गए, क्लोन हो गए, क्योंकि आकार के रूप में ये दोनों क्या है, समान है, सेम। इसी प्रकार अगर आप लोग एग्जाम्पल लीजिए तो बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है जिनको आप अपने आसपास देखते भी होंगे अक्सर। जैसे पौधे में भी आप लोग देखते हैं कई सारी क्लोनिंग देखने को मिलती है। सूक्ष्म जीवों के अंदर भी बहुत सारी क्लोनिंग के माध्यम से हम एंटीबायोटिक को ज्यादा मात्रा में डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं, यानी प्रतिजैविकों को ज्यादा मात्रा में हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसके थ्रू हम ज्यादा मात्रा में पेनिसिलिन जैसे कई सारे अन्य प्रतिजैविकों का हम डेवलपमेंट या निर्माण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बस सिंपल वे में समझना है क्लोनिंग है क्या। क्लोनिंग का मतलब है हूबहू समान संरचना। अब वो समान संरचना किसमें किसमें होनी चाहिए, तो पहले तो आपको होनी चाहिए आकार की। आकार की यानी मार्फोलॉजिकली, या मार्फोलॉजी आप कह सकते हैं। तो किसी भी जीव के या किसी भी पौधे के, सपोज करिए कोई भी जीव है, वो प्लांट है, एनिमल है, ये बात की बात है, पर कोई भी प्लांट या एनिमल है, उसका जो भी हमको सामने से दिखाई दे रहा है लक्षण, इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी पौधे या जंतु को सामने से देख करके उसके बारे में जो भी लक्षण हम व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी के सभी उसके क्या है, आकार की लक्षण है। जबकि शारीरिकी लक्षण की यदि हम बात करें तो शारीरिकी लक्षण के अंतर्गत या शारीरिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, शरीर की आंतरिक संरचना का। तो शारीरिकी में क्या होगा कि किसी भी जीव के अंदर की संरचना कैसी है, उसके अंदर का डीएनए कैसा है, उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल्स या आनुवांशिक पदार्थ कैसे हैं, तो ये होते हैं आंतरिक संरचना या एनाटॉमी। तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा जंतु हमको प्राप्त हुआ जिसके अंदर आकार की लक्षण भी अपने जनक के समान है, मतलब मम्मी पापा के जैसे है, सेम टू सेम, या कि शरीर की लक्षण भी पूरी तरह से मम्मी पापा के जैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक एनिमल है, ठीक, हमारे पास कोई एक एनिमल है। अब इस एनिमल की यदि हम बात करें तो अगर इस एनिमल के अंदर हूबहू समान डीएनए की संरचना या समान आनुवांशिक पदार्थ एकदम अपने मम्मी या पापा से पूरी तरह मिल रहे हैं, यानी पूरी तरह से अगर जनकों के समान जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर अगर एकदम से जनकों के समान आकार की लक्षण भी उपस्थित हो और शारीरिक लक्षण भी, दोनों प्रकार के लक्षण आपको याद रखना है, मार्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली। तो आकार की लक्षण भी आपको देखना है। किसी भी जीव के अंदर आप देखेंगे, किसी भी जीव के अंदर आप देखेंगे जो आकार की लक्षण होते हैं, बाह्य रंग रूप जिसको हम बोलते हैं, तो बाह्य लक्षण जो होते हैं जो सामने से आदमी देख के व्यक्त कर सकता है, वो होते हैं आकार की लक्षण। तो आकार की लक्षण और शारीरिकी लक्षण, मतलब जो भी अंदर की संरचना है उसकी संरचना। तो शारीरिकी आप देखेंगे तो आकार की और शरीर की, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी, दोनों अगर आप देखें तो अगर हूबहू जनकों के समान मिल रही है। हमने क्या कहा कि कोई भी मान लीजिए हमारे पास क्या है, एनिमल है, और इस एनिमल की संरचना या स्ट्रक्चर, चाहे वो बाहरी संरचना हो या शरीर की आंतरिक संरचना, अगर सेम टू सेम मिल रही है, मतलब वो एनिमल क्या हुआ, अपने माता पिता के समान क्या हो गया, एकदम से दिखाई दे रहा है, मतलब आकार की लक्षण में भी और शरीर की लक्षण में भी। तो ये जो हमारा एनिमल है ये क्या कहला गया, अपने पिता के समान क्लोन कहला गया उसका, क्योंकि उसके समान हूबहू दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एक जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को हम क्लोन कहते हैं। मतलब कोई भी अगर बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर अगर आकार की और शरीर की लक्षण पूरी तरह से, यानी शरीर की लक्षण या आप कह सकते हैं आनुवांशिक लक्षण,
तो जो भी आकारकीय और आनुवांशिक लक्षण हैं, अगर वो जनकों के समान दिखाई देते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या कहला गए? क्लोन कहला गए। क्लोन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, कई जगह आपको परिभाषा क्लोन की क्या मिलती है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न वे सभी संततियां, संततियों का मतलब होता है पुत्री कोशिकाएं या संतान। तो कोई भी मान लीजिए जनक से अगर जो नया बच्चा पैदा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? संततियां बोलेंगे, ठीक। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली वे सभी संततियां मतलब वे सभी जीव जो कि आकारिकी रूप में भी और आनुवांशिक रूप में भी अपने जनकों के समान होते हैं, वे एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। यानी क्लोन की परिभाषा जो आपके बुक में दी गई है वो यही दी गई है कि हूबहू समान प्रतिकृति वाले जीव को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? समान प्रतिकृति का मतलब है कि अगर कोई जनक है और उससे जो संतान पैदा हुई है, सेम टू सेम आप क्या कह सकते हैं? आकारकीय और आनुवांशिक लक्षण अगर कैसा है? एक समान है। या कोई भी एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न हुआ है, उसके आकारकीय लक्षण भी और आनुवांशिक लक्षण यानी कि डीएनए की संरचना हो गई, जीन की संरचना हो गई, आनुवांशिक पदार्थ की संरचना हो गई, अगर एक समान है तो वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो हूबहू एक ही जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को हम क्लोन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन, यानी जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां जो कि आकारिकी रूप में भी और आनुवांशिक रूप में भी क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे समान जीवों को ही हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जैसे एक जीव से मान लीजिए दो जीव बने और दोनों जीव जो हैं आकारिकी रूप से भी और आनुवांशिक रूप से भी अगर क्या है? समान है, तो इन्हें हम बोलेंगे क्लोन। इस प्रकार से आनुवांशिक रूप से जनकों के समान अगर जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया जो हो रही है, इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि जनकों के समान अगर सेम जीवित कोशिकाओं वाले या जीवित इकाइयों वाले जीवों का अगर उत्पादन हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कई सारे अलग अलग जीवों के अंदर क्लोन जो है देख सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से जनकों के समान ही जीवित कोशिकाएं अगर उत्पादित हो रही है तो ये क्या है? यही प्रक्रिया है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोनिंग का मतलब सिंपल से ये है कि अगर एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है तो उसके अंदर अगर आकारकीय और आनुवांशिक लक्षण अगर दोनों सेम टू सेम अपने जनकों के समान है तो वो क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे, ठीक। और इस प्रक्रिया को हम क्लोन के बनने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोल देंगे? क्लोनिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लोनिंग बोल देंगे। अब थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है कि जो हमारा क्लोन है, क्योंकि क्लोन कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कई सारे एनिमल्स होते हैं, कई सारे अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। शरीर के अंदर स्पेशली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी क्लोनिंग देखने को मिल सकती है। अगर कोशिकाएं भी एक समान है, एक जैसे मिलती जुलती हैं, तो वो भी क्या है? कोशिका के अंदर क्लोनिंग है। तो चलिए यहां पे अब हम समझते हैं कि क्लोनिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे कोशिकीय क्लोनिंग यानी कि सेल क्लोनिंग। इसके बाद है एनिमल क्लोनिंग यानी कि जंतु क्लोनिंग, फिर प्लांट क्लोनिंग है पादप क्लोनिंग, माइक्रोब्स क्लोनिंग सूक्ष्म जीवों के अंदर क्लोनिंग, फिर इसके बाद हम देखेंगे जीन क्लोनिंग और साथ ही साथ जीन क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिता है ये भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोशिकीय क्लोनिंग। इस पे आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक। नॉर्मल सा आपको समझना है कि कोई भी कोशिका है और उस कोशिका से मान लीजिए अनेक प्रतिकृति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कोशिकीय क्लोनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोशिका है, इस एक कोशिका से मान लीजिए अलग अलग प्रकार की 4 कोशिकाएं बन रही है और चारों कोशिकाएं जो बनी है उनके अंदर अगर आनुवांशिक लक्षण समान है या आकार की लक्षण उनके अंदर समान है तो ये सभी क्या कहलाएंगे? एक कोशिका के दूसरे कोशिका के क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। सिंपल सी बात है कि एक कोशिका, उस एक कोशिका से कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन रही है और सभी कोशिकाओं के अंदर आकार की लक्षण और आनुवांशिक लक्षण अगर सेम है तो आप कह सकते हैं कि सभी कोशिकाएं जो है क्लोन है। क्या है? क्लोन है। तो सिंपल सी बात है, कोशिकीय क्लोनिंग का मतलब है कि एक कोशिका से अगर अनेक प्रतिकृति हमको प्राप्त हो जाती है, सेम टू सेम ऐसी प्रतिकृति प्राप्त हो जाए एक कोशिका से कई सारे कोशिकाओं की कि उनके अंदर आकार की लक्षण भी और आनुवांशिक लक्षण यानी डीएनए की संरचना और आनुवांशिक पदार्थ जैसे आपके आरएनए की संरचना भी हो गई, जीनों की संरचना भी हो गई। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही है और सभी कोशिकाओं के अंदर अगर समान प्रकार से आकार की और आनुवांशिक लक्षण मौजूद हैं तो वो सभी क्या कहलाएंगी? क्लोन कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं की प्रतिकृति प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? कोशिकीय क्लोनिंग कहलाती है।
ये सभी कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से भी एक समान होती हैं, यहां तक कि उनकी जो बाहें आकृति एवं आकार की या कार की होती है, ये भी एक समान होती है। तो हमने आपको यही बताया कि अगर एक कोशिका से मान लीजिए कई सारी अलग अलग कोशिकाएं बनी और सभी कोशिकाएं अगर अपने मात्र कोशिका के समान ही आनुवांशिक लक्षण दर्शा रही है और आकार की लक्षण दर्शा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। तो ये हो गई कोशिकीय क्लोनिंग। अब बात करते हैं अपन पादप क्लोनिंग की, यानी कि प्लांट क्लोनिंग क्या होती है। पादप क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो कई अलग अलग प्रकार से इसकी क्लोनिंग हालांकि हम कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी क्लोनिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, कोई प्लांट है। इस प्लांट में आप देख सकते हैं, इस प्लांट में मान लीजिए यहां पे कोई फ्लावर लगा है। अब हम क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं? हम क्लोनिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास जैसे मान लीजिए लाल गुड़हल का पौधा है, चाइना रोज का एक हमारे पौधा है जिसका जो रेड कलर के जिसमें फ्लावर जो है निकल रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि सफेद रंग के फ्लावर उसी गुड़हल के अंदर उगने लगे या लगने लगे, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल से प्रोसेस करेंगे। आप लोग एक प्रक्रिया पढ़े होंगे, बेगिंग, जिसको कि हम थैलीकरण कहते हैं। हम क्या करते हैं कि इसके सभी के सभी परागकण को, यानी कि जो हमारा मेल पार्ट होता है, इसको हम काट करके गिरा देते हैं। फिर पॉलीथीन से हम क्या कर देते हैं? उसके पूरे के पूरे वर्तिकाग्र वाले भाग को हम कवर कर देते हैं कली अवस्था में ही। और फिर हम क्या करते हैं? हमको अब चूंकि सफेद रंग के फ्लावर इसमें अब आना है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जिसमें रेड फ्लावर उग रहे हैं उसी में हमको रेड फ्लावर उगाना है। तो हम क्या करेंगे? अब व्हाइट फ्लावर वाले पोलन ग्रैंड को, यानी परागकण को हम क्या कर देंगे? इस रेड वाला जो हमारा फ्लावर था, इसके वर्तिकाग्र में हम उसको क्या कर देंगे? स्थानांतरित कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हैं, आप लोग कटिंग कर सकते हैं। कटिंग के माध्यम से भी क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। यह भी एक नॉर्मल सा मेथड होता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो अलैंगिक एवं कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक के क्लोन होते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न कोई भी पौधे हैं तो वो आकार के रूप में भी और आनुवांशिक रूप से भी अपने पौधे के समान होते हैं, जिस कारण से वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। तो अगर किसी भी पौधे के अंदर अलैंगिक जनन हुआ है या कि फिर कायिक जनन हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है, तो इस जनन के थ्रू आप देखेंगे जो भी संततियां या जो भी नए पौधे बनेंगे वे सभी के सभी आकार की लक्षण में भी और शरीर की लक्षण में भी या आनुवांशिक लक्षण में भी अपने मात्र पौधे के समान होंगे। इसलिए इसे हम बोलेंगे प्लांट क्लोनिंग, यानी कि पादप क्लोनिंग। इसकी कई सारी विधियां हैं अलग अलग। जैसे एक विधियां हैं, आप कह सकते हैं कृत्रिम संवर्धन। तो कृत्रिम विधियों में आप देखेंगे हम क्या कर सकते हैं? ऊतक का संवर्धन कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर जिसको हम बोलते हैं, ऊतक संवर्धन। तो इस ऊतक संवर्धन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के पौधे को क्लोन बना सकते हैं। मतलब प्लांट के अंदर अगर हमको क्लोन को तैयार करना है तो इसका सबसे बढ़िया मेथड क्या है? हमको किसी भी ऊतक का क्या करना पड़ेगा? संवर्धन करना पड़ेगा कृत्रिम विधियों के थ्रू, और इससे हम कई सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट क्लोन जो है तैयार कर सकते हैं। तो प्लांट क्लोन में बिल्कुल भी आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि प्लांट क्लोनिंग आपकी एग्जाम वगैरह में कभी नहीं आती, बस आपको थोड़ा सा समझना था। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग। सूक्ष्म जैविक का मतलब है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपके प्रोटोजोआ हो गए, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनके अंदर की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास सपोज करिए कोई भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव है। इस सूक्ष्म जीव में क्लोनिंग जो होती है एक सामान्य प्रकार की प्रक्रिया होती है। मतलब सूक्ष्म जीवों के अंदर जो क्लोनिंग चलती है ये आमतौर पर अक्सर होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर भी कई जगह आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई भी जीव बन रहा है तो उसके अंदर आकार की और आनुवांशिक लक्षण लगभग जनकों के समान होते हैं, जिस कारण से वो क्या हो गए? एक दूसरे के क्लोन हो गए। ठीक, क्योंकि इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर अलैंगिक जनन से संततियां उत्पन्न होती है तो उनमें आकार की और आनुवांशिक लक्षण लगभग अपने जनकों के समान ही होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में आमतौर से आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर आपको क्लोनिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनमें अधिकतर जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। चाहे आप बैक्टीरिया में देख लेंगे तो कई अलग अलग प्रकार से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बैक्टीरिया में आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, विखंडन होता है, फिजन होता है। विखंडन के द्वारा आप देखे होंगे कि बैक्टीरिया के अंदर कैसे एक बैक्टीरिया से कई सारी बैक्टीरियाओं का डेवलपमेंट या निर्माण हो जाता है। तो चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो जो भी संततियां बनेगी या जो भी नए जीव बनेंगे वो अपने जनकों के समान ही आकार की और आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जिस कारण से वो एक दूसरे के क्या कहला गए? क्लोन कहला गए।
कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप माइक्रोब्स के एग्जाम्पल देखेंगे, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एंटीबायोटिक। सभी लोग नाम सुनते आ रहे हैं। एंटीबायोटिक मतलब होता है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक शब्द जैसे ही आता है आपके माइंड में 2-3 चीजें आ जानी चाहिए। चलिए, तो जो एंटीबायोटिक होते हैं आप देखेंगे, एंटीबायोटिक हो गए, इसके अलावा एंटीबॉडी हो गए प्रतिरक्षी। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर एंटीजन से रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी, जिसको कि हम बोलते हैं प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। वैक्सीन हो गई, इसके अलावा लैक्टिक एसिड हार्मोन्स हो गया, आदि उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक जिन सूक्ष्म जीवों से हम उत्पन्न करते हैं, एंटीबायोटिक हम कई अलग अलग सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न करते हैं, ये चीज हमने आपको बता रखी है। जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, बैक्टीरिया हो गई और फंगाई हो गया, यानी कि कवक हो गया। इनसे हम क्या करते हैं? कई सारे एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। उसी प्रकार से जो एंटीबॉडी तैयार होती है, ये भी कई अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से भी तैयार हो सकती है। वैक्सीन को हमने क्या किया था? अलग अलग कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तैयार किया था। सूक्ष्म जीवों को जब हमने अंदर प्रवेश कराया था, तब हमारे शरीर के अंदर जो है पूरे के पूरे ऐसे एंटीबॉडी डेवलप हो गए थे, या ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई थी जो कि हमारी शरीर की रक्षा करने लगी थी किसी भी रोग से, या किसी भी एंटीजन या रोगाणु से। तो सीधी सी बात है, कई प्रकार के अलग अलग वैक्सीन या टीके हो गए। इसके अलावा लैक्टिक एसिड हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, यह भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। तो जो भी एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज और वैक्सीन, लैक्टिक एसिड हार्मोन्स का निर्माण करने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको अगर कल्चर माध्यम में रखा जाता है और इनमें कृत्रिम वातावरण में अगर इनको उगाया जाता है, तो इसमें हम कम समय से असंख्य जीव उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग एक आम बात है। इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो आप देखे हैं कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव से बहुत सारे जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक, जैसे अलैंगिक जनन में आप देखेंगे जनक तो एक ही रहेगा, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? तीव्र विभाजन भी होता है एक प्रकार से। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव एक साथ निर्माण हो जाते हैं। तो असंख्य जीव हम उत्पन्न कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, कई सारे एंटीबायोटिक को बनाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि सेम टू सेम, जैसे एक सूक्ष्म जीव से कई सारे सूक्ष्म जीव बनेंगे ना, सबके अंदर आकार की संरचना और आनुवांशिक संरचना एक समान होगी। मतलब सभी के सभी जो जंतु बनेंगे, सूक्ष्म जीव बनेंगे छोटे छोटे, सब एक दूसरे के क्या होंगे? क्लोन होंगे। और अगर हमको एक ही प्रकार की बैक्टीरिया चाहिए, तो हमको एक ही प्रकार के बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करना होगा। तो सिंपल सी बात है, सूक्ष्म जीवों के अंदर क्लोनिंग जो है आम बात होती है, क्योंकि इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, इनके अंदर क्लोनिंग होगी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जंतु क्लोनिंग। ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि अगर जंतुओं की हम क्लोनिंग करें, जैसे सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा, क्या मानव की भी क्लोनिंग तैयार की जा सकती है? तो अभी तक मानव की तो क्लोनिंग फिलहाल जो है तैयार नहीं की जा सकी है, लेकिन बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है सर्च भी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है मानव की जो क्लोनिंग है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन कई सारे स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी क्लोनिंग तैयार की जा चुकी है। और सबसे जो पहली जंतु क्लोन थी, उसका नाम क्या था? डॉली। क्या था? उसका नाम था डॉली। तो सिंपल सी बात है कि डॉली जो थी, ये थी डॉली। डॉली की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए डॉली जो है एक भेड़ की क्लोन थी। किसकी क्लोन थी? भेड़ की क्लोन थी। तो अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछे कि सबसे पहली जो जंतु क्लोन बनाई गई उसका नाम क्या था, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहली स्तनधारी क्लोन या सबसे पहली जंतु क्लोन कौन सी थी? तो डॉली थी, जो कि भेड़ की एक क्लोन थी। ठीक, इसको बनाया गया था 1996 में। कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1996 के आसपास में। इसको बनाने में कई सारे वैज्ञानिकों का हस्तक्षेप था। एक इंपोर्टेंट वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्मट। इस विल्मट जी के कई सारे दोस्त थे, सहयोगी थे। तो विल्मट एवं कई सहयोगियों के द्वारा स्कॉटलैंड में एक जगह, स्कॉटलैंड आप लोग देश का नाम सुने होंगे, स्कॉटलैंड में एक जगह है रोजलिन। क्या है? रोजलिन। तो वहां पे एक संस्थान है, उस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले डॉली नाम की भेड़ का क्लोन जो है तैयार किया गया था। मतलब भेड़ की एक क्लोन तैयार की गई थी, जिसका नाम क्या दिया गया? डॉली नाम दिया गया। और संयोगवश डॉली जो है 7-8 साल के बाद, लगभग 6-7 साल के बाद जो है 2003-4 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लगभग 2004 के पास, 4 के आसपास क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो जंतुओं में क्लोनिंग आप देखेंगे कि कोई सामान्य प्रक्रिया तो है नहीं कि आमतौर पे हो जाती है। जंतुओं में क्लोनिंग एक प्रकार से बहुत कठिन है। जंतुओं में क्लोनिंग आप लोग देखे होंगे, क्लोनिंग का सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, एक सीरियल आती थी शक्तिमान, जो कि आप लोग शायद सभी लोग देखे होंगे। उसमें आप लोग गीता का क्लोन देखे थे।
तो सेम उसी प्रकार से उसमें तो हालांकि मानव का क्लोन दिखा दिया गया, लेकिन मानव का क्लोन अभी तक बनाया नहीं गया है। तो जंतुओं में क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो एक कठिन प्रक्रिया है, मतलब एक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है कि सबके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें क्लोनिंग जो होती है अपवाद स्वरूप ही होती है, किसी एनिमल्स के अंदर ही ये क्लोनिंग आपको केवल दिखाई दे सकती है। जैसे एनिमल्स में यदि हम बात करें तो हाइड्रा में आप देखेंगे, हाइड्रा के अंदर क्लोनिंग आपको देखने को मिलेगी। एक हाइड्रा से जो दूसरा हाइड्रा तैयार होगा वो सेम उसके अंदर आकार की लक्षण भी अपने जनक के समान होगा और अनुवांशिक लक्षण यानी डीएनए की संरचना हो गई या कि इसके अलावा जो भी अनुवांशिक पदार्थ हैं उसके अंदर जीन वगैरह, इनकी संरचना एक समान होगी। मानव में आपको क्लोन का एग्जाम्पल एक ही चीज का दिखाई दे सकता है और वो है जुड़वे जंतु। जुड़वे जंतु का मतलब है कोई भी जुड़वे जंतु हो। जुड़वे जंतु का मतलब है कि अगर जुड़वे बच्चे समान हो, जैसे मानव में स्पेशली बात करें तो हमने पहले ही आपको बताया जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं जो कि एक समान दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से वो आपका शक्तिमान वाला जो दिखाया गया था गीता का, उसी प्रकार से यहां पे है कि यहां पे अगर जुड़वे बच्चे हो रहे हैं, दोनों अगर एक समान दिखाई दे रहे हैं आकार की लक्षण में भी और अनुवांशिक लक्षण में भी, तो वो क्या कहला गए, एक दूसरे के क्लोन कहला गए। तो मानव में अगर क्लोन की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो केवल और केवल जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो भी जो एक दूसरे के एकदम समान दिखाई देते हैं वो होते हैं क्लोन। ठीक, ये आप समझ सकते हैं, अपनी भाषा में समझने के लिए आप लोग ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो स्तनधारी में सबसे पहले अगर क्लोन तैयार किया गया था तो भेड़ के अंदर किया गया था क्लोनिंग। तो सबसे पहले जब भेड़ के अंदर क्लोनिंग की गई, चूंकि भेड़ क्या होती है, स्तनधारी मैमल्स है, तो सबसे पहले मैमल्स के अंदर भेड़ में क्लोनिंग तैयार की गई। इसके अंदर क्लोनिंग किसने तैयार किया, तो विल्मट नामक एक साइंटिस्ट थे और इनके बहुत सारे सहयोगी थे। इन्होंने मिलकर के स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसका नाम है एडिनबर्ग। क्या है, एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रॉजलिन इंस्टीट्यूट। यहीं पर 1996 में इन्होंने क्या किया, लैब में एक डॉली नामक और सबसे पहले विश्व की स्तनधारी क्लोन को तैयार कर दिया। अब बात हम ये समझते हैं कि जो जंतु में क्लोनिंग होती है इसमें कैसे कैसे मेथड को अपन अपना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। मतलब आप खुद सोच रहे होंगे कि अगर डाली तैयार हुई तो डाली को तैयार किस प्रकार से किया गया। तो डाली को तैयार कुछ इस प्रकार से किया गया कि मान लीजिए किसी एक भेड़ के अंदर से अंड कोशिका को बाहर निकाला गया। ठीक, अंड कोशिका आप लोग समझते हैं सेकेंडरी oocyte जिसको कि अंड कोशिका बोलते हैं। तो ये मान लीजिए सेकेंडरी oocyte है, यानी कि सेकेंडरी oocyte या अंड कोशिका है। ठीक है, इसको आप नॉर्मल सी भाषा में लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए अंड कोशिका है। तो इस डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार करने के लिए किया क्या गया, भेड़ के अंदर से क्या किया गया कि जो उसके अंडाशय के अंदर से अंडाणु बाहर निकला, उस अंडाणु के अंदर से केंद्रक को बाहर निकाल दिया गया। केंद्रक को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक होते हैं ये कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भेड़ के अंदर से अंड को बाहर निकाला गया, ओवम को बाहर निकाला गया, यानी मादा युग्मक जिसको आप बोलते हैं, अंड जो होता है मादा युग्मक कहलाता है। तो अंड के अंदर से या ओवम के अंदर से केंद्रक को बाहर निकाल दिया गया, सीधी सी बात। ठीक, तो अब जब हमने क्या किया, अंड के अंदर से या ओवम के अंदर से हमने उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो न्यूक्लियस कैसा था, हेप्लॉइड था, यानी कि अगुणित था। ठीक, अब इसके बाद किया क्या गया, भेड़ के स्तन ग्रंथियों से, भेड़ के स्तन ग्रंथि से, उस भेड़ के स्तन ग्रंथि से क्या किया गया, एक कोशिका को बाहर निकाला गया। ठीक, और उस कोशिका के अंदर जो डिप्लॉइड केंद्रक था, कैसा केंद्रक था, डिप्लॉइड केंद्रक था। जो दैहिक कोशिकाएं होती है सोमेटिक सेल होते हैं, तो स्तन ग्रंथियां चूंकि सोमेटिक सेल हैं, सोमेटिक सेल के अंदर से स्तन ग्रंथियों से क्या किया गया, कोशिका के अंदर से केंद्रक निकाला गया। तो जो स्तन ग्रंथि का मान लीजिए कोशिका था, इसके अंदर जो केंद्रक था ये कैसा था, द्विगुणित था। कैसा था ये केंद्रक, द्विगुणित केंद्रक था। ठीक, तो जो भेड़ थी, भेड़ के अंडे से जो हमने क्या किया, भेड़ के अंड या ओवम से हमने जो केंद्रक निकाला था वो केंद्रक कैसा था, अगुणित था। तो उस केंद्रक को हमने बाहर निकाल दिया और इस अंड के अंदर हमने किस केंद्रक का प्रवेश कराया, एक द्विगुणित केंद्रक का प्रवेश कराया, यानी कि एक डिप्लॉइड केंद्रक का प्रवेश कराया। आमतौर पे आप लोग जब निषेचन पढ़ते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि नर व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो अंडाणु के अंदर भी केंद्रक होता है एक और शुक्राणु के अंदर भी केंद्रक होता है। और दोनों के अंदर जो केंद्रक या न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। यानी जब ये दोनों आपस में नर व मादा युग्मक मिलेंगे तो दोनों के केंद्रक भी आपस में मिलेंगे, तब एक डिप्लॉइड केंद्रक का निर्माण होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है,
यहां पे अंडाणु और शुक्राणु की आपस में संयोजन नहीं कराया गया। यहां पे क्या किया गया, सीधे अंड को बाहर निकाला गया भेड़ के, और भेड़ के अंडे को बाहर निकालने के पश्चात उसके अंदर का जो अगुणित केंद्रक था उसको बाहर निकाल दिया गया। फिर भेड़ के अंदर जो स्तन ग्रंथियां थी उससे एक कोशिका से क्या किया गया, एक डिप्लॉइड केंद्रक को निकाला गया और उस डिप्लॉइड केंद्रक को प्रवेश करा दिया गया कहां, अंडाणु के अंदर। तो अंड या अंडाणु के अंदर जब प्रवेश करा दिया गया तो फिर आगे क्या हुआ, इनको फिर कई सारे कल्चर माध्यम में रखा गया जहां पे इनमें प्रारंभिक क्लीवेज स्टार्ट हुआ, मतलब पहला विदलन जो है, विभाजन की क्रिया स्टार्ट हुई। आप लोग ये चीज ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो हमारा और डिप्लॉइड कोशिका होती है, जाइगोट होता है, उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो डिप्लॉइड कोशिका, चूंकि हमने एक कोशिका थी उसके अंदर डिप्लॉइड केंद्रक हमने ऑलरेडी प्रवेश करा दिया, तो उसमें क्या हुआ, एक बार क्लीवेज स्टार्ट हो गया, मतलब विभाजन या विदलन जो है स्टार्ट हो गया। आपको पता है कि निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर कई बार से क्या होता है, विभाजन या विदलन की क्रिया होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो विभाजन या विदलन जो है स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या किया गया, जब विभाजन या विदलन स्टार्ट हुआ उसके बाद प्रारंभिक क्लीवेज स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे ही पहला विदलन जो है स्टार्ट हुआ, कोशिका विभाजित होना शुरू हो गई और फिर इसके बाद चल के एक डाली का जन्म हुआ, एक क्लोन का जन्म हुआ। और वो डाली जो है देखने में एकदम से आप देखेंगे उसके आकार की लक्षण और उसके पूरे के पूरे अनुवांशिक लक्षण जो है उस मेन भेड़ के जैसे थी, जिस भेड़ के अंदर से हमने अंडाणु को बाहर निकाला था, सेम टू सेम अपने जनक के समान ये भेड़ दिखाई दे रही थी। तो इसका नाम क्या दिया गया, डाली दिया गया। और डाली जो है सबसे पहली स्तनधारी क्लोन है और डाली की जो है मृत्यु भी हो गई 6-7 साल के अंदर। 1996 में डाली बनी और लगभग 7-8 साल यानी 2004 के आसपास जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के हमको यह समझ में आया कि सबसे पहली स्तनधारी जो क्लोन तैयार की गई वो भेड़ की ली गई। किसने तैयार किया, तो विल्मट एवं उसके कुछ सहयोगियों ने। कहां तैयार किया, तो स्कॉटलैंड में राजलिन संस्थान, स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में एक राजलिन संस्थान है, वहां तैयार किया गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। जंतु क्लोनिंग आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जंतु क्लोनिंग में से कई सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग की। और ये आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि जीन क्लोनिंग क्या है और जीन क्लोनिंग की उपयोगिता लिखिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन क्लोनिंग की विधियां। तो जीन क्लोनिंग की हम 2 इंपॉर्टेंट विधियां आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें एक विधि हम देखेंगे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरी है हमारी डीएनए पुनर्योजन तकनीक। दोनों के दोनों जीन क्लोनिंग की जो विधियां हैं, तैयार करने की विधियां, वो हम आपको बाकायदे से अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल समझेंगे जीन क्लोनिंग क्या है और जीन क्लोनिंग की उपयोगिता। तो जैसे आपने पादप क्लोनिंग देखी, जंतु क्लोनिंग देखी, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि किसी एक विशिष्ट जीन, कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर जीन है, उसके अनेक प्रतिकृति तैयार करने की जो विधि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो एक जीन के समान हूबहू कई सारे अगर जीन की हम क्लोनिंग तैयार कर लेते हैं तो यह क्या है, जीन क्लोनिंग। तो एक जीन के जैसे अगर बहुत सारे जीन तैयार हो जाते हैं जो कि सेम टू सेम आकार की और आनुवांशिक लक्षण में आपको समान दिखाई देंगे, इसी को हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की यदि हम बात करते हैं, इसके अंतर देखिए, सर्वप्रथम हम किसी जीव का क्या करते हैं, किसी जीव के जीन को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से काटकर अलग कर देते हैं। यह चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है, यह शब्द आप लोगों ने इसके पहले भी सुन चुका है, रिस्ट्रिक्शन। और यह रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम करता है, ठीक, या जीन के खंडों को आपस में काटने का काम करेगा। तो अगर हमको जीन क्लोनिंग तैयार करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी जीव के जीन को हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से काटकर अलग कर लेंगे। मतलब जिस जीन की हमको क्लोनिंग करनी है, उस जीन के भाग को पहले हम क्या करेंगे, काट करके अलग कर लेंगे, ठीक। और काटेंगे किसमें से, तो ये है भैया हमारा काटने वाला एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके द्वारा हम क्या करेंगे भैया, जीन के खंड को काट देंगे और जिस खंड का हमको क्लोन तैयार करना उतने खंड को हम ले लेंगे, ठीक।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोगों को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में आपको कवर कराया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक वाक्स जैसे होता है और वाक्स के अंदर बहुत सारे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों के अंदर हम क्या कर देते हैं, अलग अलग प्रकार से जीनों को या डीएनए को डाल देते हैं और उसके ऊपर से फिल्टर पेपर से हम उसको ढक देते हैं, जिस कारण से फिल्टर पेपर पे आप देखेंगे क्लोन या पूरे के पूरे जो डीएनए है वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और डीएनए के खंड को हम क्या करते हैं, शेष कोशिकीय डीएनए से हम क्या कर देते हैं, पृथक कर लिया जाता है। ठीक, तो जिस डीएनए का हमको क्लोन तैयार करना है उसके अंदर से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। तो जीन के अंदर चूंकि जो डीएनए उपस्थित होंगे या डीएनए के अंदर चूंकि जो जीन उपस्थित होंगे उनके अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए के खंड क्या होते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी विधि होती है जिसमें से हम डीएनए के खंड को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसीलिए कराएंगे ताकि हम डीएनए के खंड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, उसके बाद डीएनए खंड को हम क्या करेंगे, कोशिका के डीएनए से हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं और डीएनए की प्रतिकृति जो है कई सारी तैयार कर लेते हैं। तो इसकी अब क्लोनिंग कैसी होती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आधा ही आपको यहां पे बताया। तो हमने आपको बस ये बताया कि जीन क्लोनिंग करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या। अब जीन क्लोनिंग की जो दोनों विधियां हैं उसको हम आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। एक विधि है हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया और दूसरी है डीएनए पुनर्योगज तकनीक, जिसके थ्रू हम देखेंगे जीन की क्लोनिंग कैसे तैयार की जाती है। अब हम देखते हैं जीन क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिता है, कहां कहां पे जीन क्लोनिंग का कहां कहां पे इंपॉर्टेंस है, ये भी हमको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा। तो देखिए जीन क्लोनिंग के कई सारे इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनुवांशिक गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हम अनुवांशिक गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक जीव से दूसरा जीव तैयार हो गया तो एक जीव के अंदर जो भी जीन की संरचना थी वही जीन की संरचना अगले जीव के अंदर होगी। मतलब जीनों की जो हमारे पूरे के पूरे जीनों के जो गुण उपस्थित हैं, अनुवांशिक गुण, तो इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक, तो अगर कोई भी जीन की क्लोनिंग तैयार हो गई तो एक जीन से जब दूसरा जीन बना या एक जीन के जैसे जब बहुत सारे जीन बने उनके अंदर आप देखेंगे अनुवांशिक गुण एक समान हम प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अनुवांशिक गुण एक समान होंगे तभी तो जीन का क्लोन कहलाएगा। तो जीन क्लोनिंग का पहला इंपॉर्टेंट उपयोगिता क्या है कि इसके अंतर्गत हम अनुवांशिक गुणों को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है किसका, जीन क्लोनिंग का। अगला है हमारा कि इस तकनीक के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा हम कई सारी बीमारियों से भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कई सारे ऐसे रोग हैं जो कि जीन के अनियंत्रित तरीके हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। पहले से ही अगर इसके बारे में हम क्लोनिंग तैयार करेंगे तो इसके अंतर्गत होने वाले जो भी डिसीज हैं उसका भी हम पता लगा लेंगे और इससे समय रहते हम बच सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इस तकनीक के द्वारा हम कई बीमारियों से संबंधित जो दवाइयां हैं उनका संश्लेषण कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग के द्वारा हम बहुत सारे मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनसे बचने के लिए हम जीन क्लोनिंग के माध्यम से कई सारी दवाएं या औषधियों को तैयार कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंस क्या है कि उपयोगी व दूध एवं प्रोटीन देने वाले जंतुओं को हम पैदा कर सकते हैं। ठीक, सपोज करिए कोई एक हमारे पास ऐसी गाय है या मान लीजिए कोई ऐसी भैंस है जो कि ज्यादा मात्रा में दूध देती है और ज्यादा मात्रा में जिससे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। हम अगर उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं तो जो जीन उपस्थित रहेंगे किसके अंदर, भैंस के अंदर जो कि ज्यादा दूध देती है या गाय के अंदर जो ज्यादा दूध देती है, उससे जो संततियां उत्पन्न होगी, जो क्लोन उत्पन्न होंगे उसके अंदर से भी आप देखेंगे समान प्रकार के जीन रहेंगे, क्योंकि अनुवांशिक गुण समान रहेंगे तभी तो क्लोन कहलाएंगे। तो अगर जंतुओं की भी क्लोनिंग कर सकते हैं अपन, तो इससे हम ज्यादा दूध देने वाली भैंसे या गायें या कुल मिलाकर के जो भी जंतु हैं जो कि दूध देते हैं तो उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम क्लोन तैयार कर लेंगे जंतुओं का, खासकर से ऐसे जंतु जो कि ज्यादा मात्रा में दूध देते हैं, तो अगर हम इनका क्लोन तैयार कर लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में जीन जो है उपस्थित रहेंगे। जैसे कि ज्यादा जनकों के अंदर मौजूद थे तो वही जनकों के अंदर जो जीन थे वही संतानों के अंदर आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो संतान जो है वो भी आगे चल के सेम उसी प्रकार से ज्यादा मात्रा में दूध हुआ प्रोटीन देंगे। ठीक,
तो इसके माध्यम से हम ज्यादा दूध व प्रोटीन देने वाले जंतुओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी आपको जीन क्लोनिंग की उपयोगिता यहां पे समझ लेनी है कि उच्च गुणों वाले जीवों को हम क्या कर सकते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे गुण वाले लक्षण वाले जीवों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमको जिस प्रकार के लक्षण वाले जीव चाहिए उस प्रकार के जीवों को हम तैयार कर सकते हैं जीन क्लोनिंग के माध्यम से। ठीक, तो ये रहा आपका जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग की कौन कौन सी उपयोगिता है। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एनिमल क्लोनिंग का भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं और जीन क्लोनिंग क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, ये हमने आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।